वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पॉलिटी के आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा सूची का है। इसमें कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन दिया है एक तरफ अधिकार है, दूसरी तरफ उदाहरण राजनीतिक अधिकार यानी वोट देने और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। जी हाँ, यह बिल्कुल सही सुमेलित है। नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, यह भी इस कथन सुमेलित है। अगला है सांस्कृतिक अधिकार, अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार। यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से हमारे सभी कथन इसके सुमेलित हैं। तो इसका ये सभी कथन हमारे सुमेलित हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन दिया 17वीं और 18वीं शताब्दी से राजनीतिक सिद्धांतकारों ने अधिकारों को ईश्वर या प्रकृति प्रदत्त के रूप में उल्लेखित किया। जी हाँ, यह बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन है सिद्धांतकारों ने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे, जिनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार सम्मिलित है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। अगला कथन है प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता था। यह कथन भी सही। तो इस प्रकार हमारे तीनों कथन सही हो जाएंगे। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है मानव अधिकारों की अवधारणा की उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति के काल में देखी गई है। तो यह कथन बिल्कुल सही। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य। यह कथन बिल्कुल गलत है कि मानव अधिकारों की अवधारणा की उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति में देखी गई है, बल्कि मानव अधिकारों की अवधारणा की उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति में नहीं बल्कि पुनर्जागरण के काल में देखी गई है। अगला कथन है मानववाद व्यक्ति की वांछनीय महत्ता एवं गरिमा पर बल देता है, साथ ही व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं नैसर्गिक अधिकारों की घोषणा करता है। यह कथन सही है। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य। तो केवल एक गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है मानव अधिकारों की विषय वस्तु को परिभाषित करने के लिए वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मानव अधिकारों की विषय वस्तु को परिभाषित करने के लिए वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। अगला कथन है मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य एक अंतर्राष्ट्रीय विधेयक तैयार करना तथा चार्टर में उल्लेखित अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को परिभाषित करना था। यह कथन भी सही है। अगला कथन है संयुक्त राष्ट्र की चार्टर की धारा 3 में संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। तो यह गलत है, क्योंकि चार्टर की धारा 3 में नहीं अपितु धारा 1 में संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई। यह कथन गलत है, क्योंकि 15 दिसंबर को नहीं अपितु 10 सितंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार कथन 1 और 2 सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। हमें सत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन है नागरिकता प्रदान करने में इजराइल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जातीय मूल जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नागरिकता प्रदान करने में इजराइल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जातीय मूल जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है। अगला कथन है जर्मनी में जन्म से और पालन पोषण पर आधारित नागरिकता तुर्की के मजदूरों हेतु की गई थी, जो आज भी विवाद का विषय है। जी हाँ, यह भी कथन सही है, क्योंकि एक समय था जब तुर्की के मजदूरों को जर्मन में आने एवं काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उनकी स्थायी मांग है कि जर्मनी में ही जन्मे एवं पले बड़े उनके बच्चों को अपने आप जर्मनी की नागरिकता मिल जानी चाहिए। इस पर आज भी विवाद बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों कथन सत्य हैं, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता के संबंध में अंग्रेज समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल के विचारों में कौन सा कथन शामिल है। पहला कथन है नागरिकता किसी समुदाय के सभी सदस्यों को प्राप्त प्रतिष्ठा है। जी हाँ, नागरिकता की मूल संकल्पना समानता है। यह कथन भी सही। नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, आज़ादी और संपत्ति की रक्षा करते हैं। यह कथन भी सही। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य हैं। हमें असत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन दिया है राष्ट्रवादी संघर्षों ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण में योगदान किया।
हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रवादी संघर्षों ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण में योगदान किया है। अगला कथन है 18वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद ने कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बृहत्तर राष्ट्र साम्राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह कथन गलत है, क्योंकि यह 18वीं शताब्दी में नहीं अपितु 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद ने कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अगला कथन है 19वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य के विघटन के मूल में राष्ट्रवाद ही था। तो यह कथन गलत है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के आरंभ में नहीं अपितु 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य के विघटन के मूल में राष्ट्रवाद ही था। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 2 और 3 असत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 2 और 3 कथन गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद हमारी अंतिम मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली तो मानवता है, देशभक्ति को मानवता पर विजय नहीं होने दूंगा। उपयुक्त कथन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ ठाकुर होगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने यह कथन दिया था कि राष्ट्रवाद हमारी अंतिम मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली तो मानवता है, देशभक्ति को मानवता पर विजयी नहीं होने दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता के संबंध में भारतीय राजनीतिक सिद्धांत की मान्यताओं पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। हमें सत्य कथन की खोज करनी है। चलिए देखते हैं पहला कथन क्या है। पहला कथन है भारत में धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से पृथक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से पृथक है। अगला कथन है नागरिकों को अधिकार प्रदान करने के दौरान धर्म को आधार नहीं बनाया गया है। यह कथन भी सही है। भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ राज्य की धर्म में से सिद्धांतगत दूरी है। यह कथन भी सही है। तो उपयुक्त तीनों कथन सही है। 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 1, 2, 3 कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की आलोचना किन किन आधारों पर की जाती है? धर्म विरोधी, अल्पसंख्यकवाद, अतिशय हस्तक्षेपकारी, वोट बैंक की राजनीति, पश्चिम से आयातित। तो इसके सभी कथन सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों कथन सत्य हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के लिए भारतीय मॉडल की इन सभी आधारों पर उपेक्षा की जाती है, आलोचना की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। एक में कानून के रूप दिए हैं, दूसरे में संबंधित तथ्य दिए हैं। पहला दिया है निजी कानून, तो निजी कानून का मिलान हो जाएगा संपत्ति कानून, उत्तराधिकार के कानून का उल्लेख, सार्वजनिक कानून मतलब राज्य की सत्ता का उल्लेख। अगला कथन है अंतर्राष्ट्रीय कानून मतलब सरकार एवं उसके सहायक यंत्रों के कार्यों एवं शक्तियों पर नियंत्रण। अगला हो जाएगा सांविधिक कानून मतलब राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और व्यक्तियों के आचारों का नियंत्रण। तो इसका सही मिलान हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उदारवाद के उदय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन है उदारवाद एक सिद्धांत है जिसका अभ्युदय यूरोप में ज्ञानोदय, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ने इस मान्यता को जन्म दिया कि किसी भी प्रकार के शासन तंत्र में दैवीय अधिकार का कोई औचित्य नहीं। यह कथन भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति ने धारणा को जन्म दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी पावन है कि कोई भी सत्ता उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है समाजवाद की विशेषताओं में शामिल तत्व हैं समतावादी समाज, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, सेवा का आदर्श, सार्वजनिक स्वामित्व। तो यह सभी कथन सही हैं। समाजवाद की विशेषताओं में ये चारों तत्व शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है वर्ग संघर्ष, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्गहीन समाज का उदय, क्रांति तथा सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने सर्वाधिक दीर्घजीवी लेखन विशेषता पूंजीवाद की समालोचना किस पुस्तक में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है
फांसीवाद के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है, फांसीवाद प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रकट शक्तियों एवं उनकी कार्यप्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिचायक था। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है कि फांसीवाद प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रकट शक्तियों एवं उनकी कार्यप्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिचायक था। अगला कथन है, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत आयोजित वियना सम्मेलन में इटली को अपने प्रमुख क्षेत्र संबंधी दावों से वंचित किया गया था। तो यह कथन गलत है कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत आयोजित वियना सम्मेलन में इटली को अपने प्रमुख क्षेत्र संबंधी दावों से वंचित किया गया था। वियना में नहीं अपितु पेरिस सम्मेलन में प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत पेरिस सम्मेलन में इटली को अपने प्रमुख क्षेत्र संबंधी दावों से वंचित किया था, ना कि वियना सम्मेलन में। तो हमें चुनना है कौन सा कथन सही। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल एक कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, नाजी दल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल का गठन हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही है। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल का गठन हुआ। जुलाई 1932 में नाजी दल को 37% समर्थन प्राप्त हुआ। यह कथन भी सही। हिटलर को वर्ष 1933 में जर्मन राज्य का चांसलर नियुक्त किया गया। यह कथन भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं। हमें असत्य कथनों की खोज करनी है। तो पहला कथन है इसका, वर्ष 1922 में मुसोलिनी के आगमन में फांसीवाद आंदोलन और अधिक सशक्त हो गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि फांसीवाद आंदोलन 1922 में मुसोलिनी के आगमन पर और अधिक सशक्त हो गया था। तो यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कथन है कि हिटलर के प्रभाव स्वरूप यह आंदोलन अमेरिका के क्षेत्रों तक जा पहुंचा। तो यह कथन गलत हो जाएगा कि हिटलर के प्रभाव से आंदोलन अमेरिका के क्षेत्रों तक जा पहुंचा। अगला कथन है, फांसीवाद का अंत मूलतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। जी हाँ, यह कथन सही है कि फांसीवाद का अंत मूलतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। फांसीवाद में एक व्यक्ति और बहुदलीय पद्धति द्वारा जनता पर शासन किया जाता था। तो यह कथन भी गलत है कि फांसीवाद में एक व्यक्ति और बहुदलीय पद्धति द्वारा जनता पर शासन किया जाता था। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य। तो इसके कथन 2 और 4 गलत हैं, 1 और 3 सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के प्रमुख विचारों का सार रूप में जिन 5 शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तुत किया उनमें शामिल है पूर्वी सभ्यताओं की आलोचना। तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि पूर्वी सभ्यताओं की आलोचना नहीं शामिल है, बल्कि पश्चिमी सभ्यता की समालोचना है। स्वतंत्रता और आर्थिक संगठन यह शामिल है। लोकतंत्र पर विचार यह भी शामिल है। संघर्ष समाधान की पद्धतियाँ यह भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। पूर्वी सभ्यता की आलोचना, बल्कि उनका शीर्षक था पश्चिमी सभ्यता की समालोचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन है, गांधी जी पश्चिम में प्रचलित राजनीतिक लोकतंत्र के स्वरूप को भी पसंद नहीं करते थे। साथ ही उन्होंने उदारवादी लोकतंत्र को मछली बाजार कहकर अस्वीकार किया, जिससे लोग केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए ही संघर्ष रहते थे। जी हाँ, यह कथन सही है। गांधी जी ने विवेकानंद और भारतीय पुनर्जागरण के अन्य नेताओं की भांति पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की थी। यह भी कथन सही। तो हमें चुनना कौन सा कथन सत्य है। तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवाद के लोकतंत्र संबंधी विचारों के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। हमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन है, हिंद स्वराज में गांधी ने आधुनिक सभ्यता की संस्थाओं, संसद, न्यायालयों, पुलिस, सेना, मशीनरी, अस्पताल तथा रेलवे आदि के मूल्यों और भूमिका के प्रति अति नकारात्मक विचार प्रकट किए। यह कथन बिल्कुल सही है। अगला है, उनके अनुसार आधुनिक सभ्यता की ये सभी संस्थाएं नैतिकता से जुड़ी नहीं है, जबकि इसके विपरीत भारतीय सभ्यता की प्रवृत्तियां नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती हैं। यह कथन सही है। आधुनिक पाश्चात्य संस्थाओं के स्थान पर वैकल्पिक आदर्श के रूप में सुशासन पर बल दिया। यह कथन भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही हो जाएं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मानववाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन दिया हुआ है, मानववाद शब्द पहली बार मोंटेन नामक विचार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। अगला है, मानववाद यूरोप के पुनर्जागरण एवं ज्ञानोदय का परिणाम था। यह कथन भी सही है कि मानववाद यूरोप में पुनर्जागरण
जागरण और ज्ञानोदय का परिणाम था। अगला कथन है मानववाद की पूर्ण अभिव्यक्ति इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान हुई। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की क्रांति में नहीं बल्कि अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांतियों के दौरान हुई थी। तो कौन सा कथन गलत है? तो केवल 3 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में एम.एन. राय ने मानववादी विचार को स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान की। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मानववादी विचार को एम.एन. राय ने स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान की। अगला कथन है गांधी, रसल और टॉलस्टॉय 19वीं सदी के महान मानववादी विचारक थे। तो ये 19वीं सदी के नहीं अपितु 20वीं सदी के महान मानववादी विचारक थे। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है।